Assalamualaikum. We are starting this class and we are doing today June 18, paper 42. You just first have to look on the threshold 21 out of 30 for A. पहले threshold note कर लो. Zen, are you there? Twenty-one out of 30 is the threshold, and we see on the first question. अब आप पहले question पे आ जाओ. A student measures the resistance of a lamp when there are different currents in the lamp. She sets up the circuit shown. Draw the symbol for a voltmeter connected to measure the PD V across the lamp. जो symbol है voltmeter का, voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series. तो आप पहले अपनी पास पेपर की बुक निकाल लो, उसी के ऊपर सारा काम करो और उसमें आपको ये सर्किट बनाना है. हाँ ठीक है, गुड जैन. आप यहाँ से देख लो, हमने येला पेपर शुरू कर रहे हैं. आप येला पेपर निकाल लो, थ्रेशोल्ड नोट कर लो. We were here on the first question और इसके पहले क्वेश्चन पे आप आ जाओ. इसमें आपको एक दिखाना है वोल्ट मीटर सिंपल. अब चूंकि पावर सप्लाई में प्लस माइनस शो नहीं किया तो इसलिए हम वो भी शो नहीं करेंगे. वरना प्लस माइनस शो करना चाहिए, जाहिर है. अब ये हमने पहले चीज शो कर दी. अब चलो ये टेबल भर दो. सिर्फ रीड करना होता है. रीड करने में ये ख्याल रखना होता है कि एक छोटा डिवीजन लीस्ट काउंट जो है वो क्या नंबर शो कर रहा है. 1 से लेकर 2 तक चलो तो 10 डिवीजन है तो 0.1 होगा वोल्ट मीटर पे, और इधर 0.2 से 0.4, 0.2 है 10 पर, तो वो उसी रेशो से कर लो. अब ये दोनों रीडिंग्स लो और नीचे टेबल में पुट करना है. नीचे रीडिंग में उसको पुट करो.
Zen, if you can hear me, देखो अगर आप मुझे इसकी वैल्यूज शेयर करो, सिर्फ रीड करना है, और रीड करने में ख्याल रखना है कि बाकी डेटा चूंकि 2 सिगफिग है तो आप भी अपनी वैल्यूज को 2 सिगफिग लगाइएगा। आर का फॉर्मूला होता है v अपॉन आई, वो लगाकर इसको सॉल्व कर दो। The student adjusts the variable resistor and measures the new value of V and I. Her values are shown in the table. The lamp is dimmer. Use the equation to calculate the resistance R of the lamp for both settings of the variable resistor. Record your answers in the table to an appropriate. हमने पीछे वो सारी values calculate कर दी हैं, C में put कर दी हैं. The student thinks that because the same lamp is used throughout the experiment, its resistance is constant. अब ये बड़ा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लैंप एक ही है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या सेम रहेगी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि असल इशू ये है कि लैंप जब चलते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं। जब वो हीट अप हो जाते हैं तो लाजमी बात है कि उस केस में क्या होता है कि जब लैंप हीट अप हो जाते हैं तो वो एक्चुअली अपनी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ती है। स्टेट वेदर द रिजल्ट कंफर्म दिस जस्टिफाई योर आंसर। अब हम जाके डेटा चेक कर लेते हैं कि क्या उसके आंसर सेम है। 9.4 और 7.55, ये तो बहुत ज्यादा फर्क है। और डिम और ब्राइट में तो आप आंसर लिख दोगे कि नो वैल्यूज आर क्वाइट डिफरेंट। आंसर लिखो, नो वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर क्वाइट डिफरेंट। लिखो, नो वैल्यूज आर क्वाइट डिफरेंट। values are quite different. Its resistance is not constant. Values of resistance are quite different, so its resistance is not constant. Another student says that the resistance of a lamp filament increases when it gets hot. State giving a reason whether the observation confirm this. तो आप देख लो आकर कि जब लैंप का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक ब्राइट का केस है, लैंप्स ब्राइट होकर ही गर्म होते हैं, ब्राइट होकर ही जरा उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। डिम में उनकी रेजिस्टेंस कम नजर आ रही है। तो तुम क्या लिखोगे कि इसमें नजर आ रहा है कि ऐसा ही है, तो आप लिख दोगे ब्राइटर लैम्प्स आर एट अ हायर टेम्परेचर। brighter lamp is at a higher temperature. लिखो, brighter lamp is at a higher temperature. Brighter lamp is at a higher temperature. Observations confirm this. Observations confirm this. Second question, a student investigates the reflection of light by a plane mirror. She places the mirror vertically on a sheet of paper. She uses a pencil to mark the position of the plane mirror with a straight line and labels the line XY. She removes the mirror and draws the normal at the center of the line and labels the normal AC. She labels the point where the normal crosses the mirror with the letter B. उसने एक रफ डायग्राम बनाई है।
A ray of light is incident on the mirror at B with an angle of incidence 40 degree. Draw a line 10 centimeter long from B to the left of the normal and below the mirror to represent the incident ray. Label the other end of the line B. B 40 डिग्री पे उसको लेकर आना है, इस लाइन को, ये बनाओ. She places a pin P1 close to point B on the line DB and places a second pin P2 at point D. She views the images of P1 and P2 in the mirror from the direction indicated by the eye in figure. जहां उसने वो आई की पोजीशन बनाई है, ये वाली नीचे, वहां तक आपको लेकर आना है. The she places two pins. The positions of P3 and P4 are shown. Figure 2.1. Draw a line joining the positions of P3 and P4. Continue your line until it reaches the mirror. Measure the angle of reflection. अब ये सारा डेटा तुम्हें बता दिया उसने. पेंसिल और रूलर रखो और इसको ज्वाइन कर दो. पेंसिल और रूलर लो और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह की डायग्राम बना लो. हमने एंगल जो आएगा वो 40 डिग्री ही होगा. स्टेट वन प्रिकॉशन दैट द स्टूडेंट शुड टेक व्हेन पोजीशनिंग द पिंस. ये जो पिंस का सवाल आता है, इसमें सबसे अच्छी प्रिकॉशन ये है कि पिंस को बिल्कुल सीधा होना चाहिए, so that the pins are able to hide each other. तो इसका एंगल आएगा 40 डिग्री. वो दोनों एंगल बराबर होते हैं. आप वैसे उसने यहां बोला था, अच्छा ये मेजर कर लो. ये अगर तुम्हारे पास प्रोट्रैक्टर है तो मेजर कर लो. ये 40 डिग्री नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है डिफरेंट है. कितना आ रहा है? 42. सही है, चलो. और प्रिकॉशंस में लिख दो कि द पिंस शुड बी परफेक्टली वर्टिकल हाइडिंग ईच अदर. Pins should be perfectly vertical, hiding each other. A student measures the least pressure that a rectangular wooden block exerts on a table. He places the wooden block on a sheet of paper with its largest surface touching the paper. He uses a pencil to draw the outline of the wooden block on the paper. The figure shows the outline of the block drawn on the paper.
चलो अब रूलर पेंसिल लो। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं ये जाहिर है कि मिसमैच हो सकती हैं, क्योंकि असल में होता ये है कि डिफरेंट बुक्स जो होती हैं उनका साइज डिफरेंट होता है, प्रिंट साइज डिफरेंट होता है। पेपर में तो आंसर सबका सेम आएगा। तो अब तुम इनकी वैल्यूज लो और मेरी वाली वैल्यूज से कंपेयर कर लो। हाँ चलेगा, मतलब इसलिए कि मैंने जो लिखा है वो ज्यादातर, इवन अगर मार्किंग स्कीम से देखोगे फिर तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। ये तो पीडीएफ प्रिंट होते वक्त ना थोड़ा साइज A4 A5 का चेंज हो जाता है। The student finds the weight W of the block with a Newton meter as shown. हाँ मैंने ये भी बोला ना कि वो मार्किंग स्कीम में वैल्यूज बहुत डिफर करती है, इसलिए इसको हैंग किया हुआ है। अब ये रीडिंग लो, राइट डाउन द वेट ऑफ द ब्लॉक। इसकी जरा रीडिंग ले लो। ये रीडिंग लो और राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द ब्लॉक। इसको यहां से रीड कर लेते हैं, 0 से लेकर 1 है, तो ये ऐसा लग रहा है 0.1 से भी छोटे नंबर पर मार्क हुआ है। .14 सही है, और फिर उसको नीचे इक्वेशन में पुट कर दो। मेरे पास आ रहा है जेन 0.014, और वो थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा किसी और रीजन की वजह से, क्योंकि मेरी आपकी रीडिंग में थोड़ा सा फर्क पहले है ना, तो वो चल जाएगा। आप अपनी रीडिंग चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच होना चाहिए। बिल्कुल सही है। Another student says that the actual pressure due to the weight of the block on the table is greater than the value calculated in part C. One practical reason for this. अब इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो आंसर आपने निकाला है उसका वैल्यू डिफरेंट है, वो जो वैल्यू वो फर्क है, क्योंकि हमने जो प्रेशर निकाला उसमें हमने वेट अपॉन एरिया किया, न्यूटन मीटर से इसको लटका दिया। जब हम इसको सरफेस पर रखेंगे तो फिर फर्क आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पे कांटेक्ट भी होगा, सरफेस पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तरह लगेगा। यहाँ पर 4 स्ट्रिंग्स हैं तो लोड 4 पे डिवाइड होके ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है। वहां तो चारों कॉर्नर्स पे और हर पॉइंट पे प्रेशर आएगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि रियल प्रेशर इससे ज्यादा होगा जब तुम इसको एक्चुअल सरफेस पे रख दोगे। तो आंसर लिख दो कि दिस मे बी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस मे बी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर a student measures the density of copper using a balancing method.
She sets up the apparatus as shown. She places a pivot under the 60 centimeter mark of the meter rule. The position of the pivot is not changing during the experiment. ये पढ़ो. She places a 150-gram mass on the rule so that its center is at the 90 centimeter mark of the rule as shown. She places a copper cylinder on the rule and adjusts its position until the rule is just balanced. The figure shows the position of the cylinder. The distance from the left end of the meter rule to the center of the base of the cylinder is R1. ये R1 जो है वो इधर से ले रहा है, बिल्कुल लेफ्ट पे आके R1 है. Take readings from 4.2 to find R1. Record your values of R1 in the table. अब ये values table में put करो. टेबल में ये values put करो. ठीक है, वैल्यूज में पहले मैंने लेफ्ट साइड पर 8.6 रीड किया, राइट साइड पे 10.2 और दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि मुझे उसका सेंटर निकालना है. तो ये कंपेयर हो रहा है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैंने इसमें वैल्यूज डाली हैं, आप भी ये टेबल अपडेट करो. ये टेबल अपडेट करो, फिर हम ग्राफ पर आ जाते हैं.
फिर इसमें वो कहता है कि आप रिकॉर्ड इन द टेबल द मिसिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फिर वो कहता है ऑन द ग्रिड 4.4 प्लॉट अ ग्राफ of y against x axis, y on y and x on x. Start your axis from origin, draw the straight line of best fit. Straight line का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स ऐसा हो सकता है कि शूट आउट करें, तो x और y को उसी हिसाब से प्लॉट कर दो। पहले अच्छा सा कोई स्केल सेलेक्ट कर लो और मेरे पास नंबर गया है 50 तक x एक्सिस पे। ऐसा स्केल मैंने लिया है x एक्सिस पे और y पर आई हैव टिल 30। y पर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो मैं 5 पे ट्राई कर लेता हूं। इस तरह आप इसको प्लॉट कर दो। अगर आप प्लॉट कर लो तो आप मुझे शेयर कर 6 और 30। अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास ये भी 16 मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 15 एक्स पे 16.4। तुम अपनी ग्राफ की पिक्चर मुझे भेज दो। 16.4 एंड 15।
अच्छा 10 और 4.7। ठीक है, फिर अगला पार्ट इसका देख लो। डिटरमाइन द ग्रेडियंट। अब ये तुमने लाइन तो बना ली है, अब उस पे जाके 2 पॉइंट्स लो और उसका ग्रेडियंट निकाल दो। लेकिन ओरिजिन से गुजर, तो मेरे पास तो लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर, उसने बोला है कि ओरिजिन से गुजरने, ओरिजिन से तो नहीं गुजर रही है। ये कहाँ बोला उसने? नहीं, उसने ये नहीं बोला यार। उसने बोला है कि अपना ग्राफ ओरिजिन से शुरू करो बस। ऐसा कुछ नहीं, बस सही लग रहा है। आप उसको काटना वाटना नहीं, बस ग्रेडियंट निकालो जल्दी से। अपना ग्रेडियंट निकाल लो कि तुम्हारा ग्रेडियंट कितना आता है। उसमें ग्रेडियंट निकालो और ग्रेडियंट कंपेयर करो, 0.43 आ रहा है। तुम्हारे पास आ रहा है 0.43। अच्छा, तो 0.4 से 0.5 की रेंज होगी फिर। चलो बस ये फिर इसका ये मैच कर लो। मार्किंग स्कीम का तो मैं कुछ नहीं कह सकता है कि वैसे वहां ग्रेडियंट क्या है, इसको पूरा कर लेते हैं अब आगे। द स्टूडेंट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर सिलेंडर, she pours 50 cm cube of water in the measuring cylinder. She lowers the copper cylinder. अच्छा 0.43 से 0.47, ठीक है। अब इसकी रीडिंग ले लो। और ये वाला पुरानी रीडिंग जो है ना, जब उसने पानी डाला था तो 50 था। उसने जब पानी पुट किया था तो वाटर था 50। और फिर उसके बाद सिलेंडर में क्या करते हैं कि दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देते हैं, वो रख के फिर डेंसिटी बना लो। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है।
देखो अब तुम लोग इसकी मुझे कैलकुलेशन कर दो। हमेशा लोअर मेनिस्कस रीड करते हैं ना? इसका मास कितना है? अच्छा, मास यहां से निकला हुआ है, वो पुट करके डेंसिटी निकाल दो। चलो अब बताओ प्रैक्टिकल रीजन क्या हो सकता है जिससे आंसर वेरी कर रहा हो? गुड। जो हमने मास निकाला है वो हमने किसी वेइंग मशीन से नहीं निकाला, वो कैलकुलेशन से निकाला है, तो वहां से गलत हो सकता है। तो लिख दो कि मास इज ऑब्टेन बाय ग्रेडियंट mass is obtained by a gradient. There may be some error in it. चलें, ये हमारा पेपर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हम इसको अब इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।